हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए जिसका एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन कर रहा है उन सभी स्टूडेंट के लिए मैथ्स की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें जितने भी लास्ट ईयर शिफ्टों के पेपर हुए हैं वो सभी शिफ्टों के पेपर हम बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से सोल्व कर रहे हैं। देखिए, इसमें 19 क्लासेस हो चुकी हैं और 19 क्लासेस में हम 19 शिफ्टों के पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से बता रहा हूँ कैसे आपको एग्जाम में इन क्वेश्चन को सोल्व करना है और किस तरीके से अपना टाइम बचाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने 6 दिसंबर 2022 को जो शिफ्ट 3 का पेपर हुआ था वो हमने सोल्व किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट 4 का पेपर। बिल्कुल 25 के 25 सवाल हैं, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से यहाँ पे बताऊंगा कैसे आपको क्वेश्चन करना है सोल्व एग्जाम में। वो तरीका है यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। जितने भी ट्रिक वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी, साथ में बेसिक चीज़ें भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का पूछा गया है। सेक थीटा माइनस 2 कोस थीटा है वो 7/2 के बराबर है, तो आपको पूछा है सेक थीटा का मान। अब देखो, इसके दो तरीके हैं। एक स्टूडेंट जो बेसिक से करेगा। अब देखो, पहला तरीका तो क्या है, बेसिक तरीका है। यानी आप क्या करते हो, देखो कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/सेक थीटा लिख सकता हूँ क्या। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी तो ये क्या बन जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 = 7/2 सेक थीटा बनेगी। यहाँ से 2 इधर गुना कर दे तो कितना बन जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 सेक थीटा और -4 = 0 ये बनेगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, -8 है यानी क्या बनेगा, यहाँ से -8 सेक थीटा प्लस 1 सेक, यानी क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। इस तरीके से लिख सकते हैं 7 सेक थीटा को। तो यानी सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, -8 है तो ये प्लस का बन जाएगा 8 और डिवाइडेड बाई इसके कोफिशिएंट से, यानी यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, यहाँ पे तो प्लस का है यानी बनेगा माइनस और -1/2 बनेगी। यानी ये तो लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे आपको धनात्मक दे रखा है, तो ये तो चीज़ होगी नहीं। यानी सेक थीटा का मान आपके पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास बेसिक तरीका कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करो फिर सोल्व करो। ये तो बेसिक तरीका है जो आपको एग्जाम में नहीं लगाना। इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, देखो दूसरा तरीका डायरेक्ट आपको क्या लगाना है, आपसे पूछा है सेक थीटा का मान क्या होगा। तो ये सभी क्या है, सेक थीटा की वैल्यू तो ही है। तो यहाँ से ये इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन में आप सेटिस्फाई करवा दो ना यहाँ से कि सेक थीटा की वैल्यू आप मान लो। जैसे मैंने पहला ऑप्शन मान लिया कि सेक थीटा की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए, यहाँ 7/2 आना चाहिए। अगर हम सेक थीटा की वैल्यू 5 पुट करें तो ये क्या बनेगा, 5 - 2 × 1/5 बनेगा। तो यहाँ से कितना बनेगा, 25 - 2 यानी 23/5 बनेगा, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी इसका मतलब है ये तो क्या होगा, ये तो गलत है पहला ऑप्शन। तो इसी तरीके से हम दूसरा ऑप्शन चेक कर लेंगे डायरेक्ट। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 6 - 2/6 बनेगा यानी 1/3 बनेगा। 18 - 1 यानी 17/3 आएगा, तो ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन जैसे 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4 - 2/4 यानी कितना बनेगा, 1/2 यानी कितना बन गया, देखो 8 - 1 यानी 7/2। क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, यहाँ से 7/2 आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन मेथड से करना था यहाँ पे। ठीक है, बेसिक तरीका ये होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है 18 है, उनका एलसीएम दे रखा है, एलसीएम आपको दे रखा है। आपसे पूछा है उनके व्युत्क्रमों का यानी उनके रेसिप्रोकल्स का सम बताना है। तो रेसिप्रोकल क्या हो गया, दो संख्या ए और बी मान लो तो 1/a + 1/b तो होगा ना यहाँ से। तो ये क्या बनेगा कि a + b दोनों संख्याओं का सम और यहाँ से इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, यही तो निकालना है। तो सम तो आपको दे रखा है 18 डिवाइडेड बाई ए बी कितना है, यहाँ से ए बी क्या होता है, दो संख्याओं का एचसीएफ × एलसीएम क्या होता है, वो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ए बी क्या हो जाएगा, एलसीएम × एचसीएफ, तो 3 × 54 हो जाएगा। 18 या 54 1/9 आगे इसका आंसर। अब देखो, ये चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं लिखनी, ये चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं लिखनी, डायरेक्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि व्युत्क्रमों का योग पूछा है। यानी एक बार ऊपर तो क्या बनेगा, a + b और डिवाइडेड बाई ए बी बनेगा। a + b आपको 18 दे रखा है, नीचे ए बी निकालना है तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3 × 54 यानी आंसर कितना आ गया, 1/9। बस आपको इतना ही लिखना है एग्जाम में, तभी आपका टाइम बचेगा। ये चीज़ें एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखनी, ये फॉर्मूला वगैरह ये आपको यहाँ पे नहीं लिखना। ठीक है, इतना कुछ लिखोगे तो फिर वो टाइम ज़्यादा लगेगा। बाकी क्वेश्चन इजी है, तो इजी क्वेश्चन है तो उनको 5 से 10 सेकंड में करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से रोहन ने अंग्रेजी में साइंस से दुगने अंक प्राप्त किए। जैसे यहाँ से बोला है कि इंग्लिश में साइंस से दुगने, यानी यहाँ पे अगर साइंस में उसे 1 मार्क मिलेगा तो इंग्लिश में कितना मिलेगा, 2 मिलेगा क्या यहाँ से। तो ये रेशियो आ गया 2:1। इसी तरीके से इंग्लिश है, इंग्लिश और साइंस में और मैथ में उनके टोटल सम कितना दे रखा है इनका, 126 है।
इंग्लिश और मैथ में उनके अंकों का जो अनुपात है वो रेशियो आपको दे रखा है 2:3, यानी इंग्लिश में अगर 2 मार्क्स आएंगे तो मैथ में कितने आएंगे, 3 मार्क्स आएंगे। तो मुझे बताइए यहाँ पे इंग्लिश में 2 है तो मैथ में कितने आएंगे, 3 आएंगे क्या। तो यहाँ से रेशियो बन गया। इनका टोटल सम दे रखा है, पूछा क्या है हमसे, इंग्लिश का पूछा है। तो मुझे बताइए टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे, तो 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू 126। सर पूछा क्या है हमसे, इंग्लिश का पूछा है तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ से 42 आ जाएगा कि इसका आंसर। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, एक आपको स्क्वायर दे रखा है जिसका डायगोनल है वो 8√2 है। तो मुझे बताइए यहाँ से इसका डायगोनल 8√2 है, यानी साइड कितनी होगी, 8 होगी क्या, क्योंकि एक जो स्क्वायर होता है उसका रूट कितना होता है, अगर ये साइड ए है ये ए है तो ये जो रूट इसका डायगोनल होगा वो क्या होगा, √2 होता है, √2 गुना होता है। तो यहाँ से √2 गुना दे रखा है, यानी साइड क्या है उसकी 8 ही तो है। अब ये बोला है कि दूसरे ऐसे स्क्वायर का आपको विकर्ण बताना है, डायगोनल बताना है जिसका एरिया क्या हो, पहले वाले जो स्क्वायर दे रखा था उसके एरिया से 3 गुना होना चाहिए। तो इसका तो एरिया कितना हो गया, 64 हो गया क्या, तो इसके 3 गुना, तो 64 गुना 3 होगा, ये इसका एरिया है। तो इसकी साइड कितनी होगी मुझे बताइए, यहाँ से इसका रूट कर देंगे तो इसकी साइड आ जाएगी क्या, इसका रूट कर देंगे तो 8√3 क्या आ गई, इसकी साइड आ गई दूसरे वाले स्क्वायर की। इसका आपको बताना है, डायगोनल बताना है, तो हम क्या करते हैं, √2 से ही तो गुना करते हैं। तो √2 से गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 8√6 बन गया क्या, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से x + 1/x2 है तो ये वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि x = 1 होगा, यहाँ पे x = 1 होगा। फिर इसकी पावर कुछ भी पूछ लिया जाए यहाँ से, अगर x की पावर यहाँ पे 1000 पूछ लिया, 1/x की पावर 1000, यहाँ से x की पावर 2000 कुछ भी पूछ ले, फिर तो 1 ही बनेगा यहाँ से। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर x + 1/x2 दे रखा है तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, क्योंकि सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे -2 दे रखा होता तो x की वैल्यू -1 होती। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से आपको पूछा है कि tan 3θ का मान क्या होगा अगर sec 3θ आपको दे रखा है। तो जब भी ध्यान रखना, अगर sin x = cos y दे रखा है और यहाँ से sec x = cosec y और यहाँ से tan x = tan y, अगर ये 3 दे रखे हैं तो हमेशा ध्यान रखना x + y क्या होगा, इनका सम है वो 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से sec θ है वो इनके बराबर दे रखा है, तो देखो इनका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 4 और 3 7 है, 7θ -50 डिग्री है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 + 15 105, 105 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से तो 15 आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा थीटा का मान। यहाँ से थीटा का मान 15 आ गया तो tan 3θ का मान कितना होगा, tan 45 होगा। tan 45 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया आंसर इसका। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। यहाँ से देखो डायरेक्ट सोल्व किया 7θ, यहाँ से 90 प्लस कर दोगे, फिर डायरेक्ट ये भी नहीं लिखोगे आप, डायरेक्ट करोगे 105 होगा, 105 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 15 और 15 से 45, यानी 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। तो ये सवाल 7 से 8 सेकंड का सवाल है, इजीली आप कर पाओगे एग्जाम में अगर इस टाइप से करोगे। और इस टाइप से आपको सोचना है, जितना आप ज़्यादा सोचोगे उतना ही जल्दी आपका आंसर आएगा, और जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ही टाइम आपको लगेगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से एक खेप का 3/4 है वो 8% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है और शेष है वो 4% की लॉस पे बेचा जाता है। कुल मिलाकर उसको 600 रुपये का प्रॉफिट होता है। आपको बताना है कि खेप का मूल्य कितना है, ठीक है, उसको बताना है। तो मुझे बताइए, यहाँ से 3/4 बोला है ना इस खेप का, तो 3/4 का मतलब टोटल 4 में से 3 हिस्से को तो उसने 8% के प्रॉफिट पे बेचा है, और बाकी का जो शेष है यानी एक पार्ट है, इस एक पार्ट को उसने माइनस यानी 4% के लॉस पे बेचा है। क्लियर है। उसको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो क्या यहाँ से ओवरऑल प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या, देखो यहाँ से तो एवरेज निकालना एक तरीके से कि क्या करोगे 8 या 24%, तो यहाँ तो 24% हो गया, और यहाँ से गुना कर दो तो -4% डिवाइडेड बाय किन में 3 + 1 4, तो ये हो गया आपके पास टोटल आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो 24 - 4 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो कितना आ गया, यहाँ से 5% आ गया क्या, यानी उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो। और इस 5% की वैल्यू तो आपको दे रखी है ना 600, इस 5% की वैल्यू 600 है, और टोटल 100% की वैल्यू आपसे पूछी कि टोटल इसका कितना मूल्य था। तो यहाँ से 5% की वैल्यू 100 है, तो सॉरी 5% की वैल्यू 600 है, तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हो कि यहाँ से कितना आ जाएगा 12000। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, आपसे बोला है कि द नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्किल विथ ए गिवन टेंजेंट इज, वर्त के किसी दिए गए स्पर्श रेखा के समांतर स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। यानी अगर एक सर्किल है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये आपको सर्किल दे रखा है और इसमें एक टेंजेंट लाइन खींची जाती है,
ये एक टेंजेंट लाइन खींची जाती है, इसी के पैरेलल कितनी लाइनें खींची जा सकती है टेंजेंट। तो मुझे बताइए यहाँ से केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है क्या, ये एक ही लाइन होगी टेंजेंट। और ये क्या कहाँ बनेगी, ये केवल इसके डायमीटर पे बनेगी, दोनों छोर पे बन जाएगी यहाँ पे। तो ये क्या होगी, एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होगी। तो केवल एक टेंजेंट लाइन होगी जो एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर एक पॉइंट पे खींच दिया तो उसके पैरेलल एक ही टेंजेंट लाइन हो सकती है जो इसके पैरेलल हो। नेक्स्ट सवाल देखो, किसी व्यक्ति के पास मौजूद उसकी कुल राशि का 20% है वो खो जाने और शेष राशि का 85% है वो खर्च करने के बाद उसके पास इतने रुपए बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितने रुपए था। तो मुझे बताइए यहाँ से 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, हमेशा फ्रैक्शन पे चला करो आप। परसेंटेज का जब भी सवाल आ जाए ना तो आप फ्रैक्शन से कर लिया करो, क्योंकि कैलकुलेशन आधी कैलकुलेशन वो यहाँ से हट जाती है। तो फ्रैक्शन का मतलब 1/5 हो गए, यानी टोटल अगर उसके पास 5 रुपये थे, ठीक है 5 रुपये थे, तो 5 रुपये में से 20% यानी एक हिस्सा, तो 1 रुपये हैं वो तो क्या खो जाता है, उसका खो जाता है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से मान लूँ कि अगर 50 रुपये थे तो 50 रुपये में से 10 रुपये तो उसके खो गए। अब बाकी के और शेष राशि का तो बची कितनी, 40 रुपये, तो 40 रुपये उसके पास बचे। इन शेष राशि का 85%, तो 85% कितना होगा यहाँ से, 34 हो गया क्या 85%, तो 34 रुपये वो खर्च कर देता है। फिर उसके पास बचे कितने, यहाँ से 6 रुपये बचे क्या। तो इस 6 यूनिट की वैल्यू तो आपको दे रखी है, उसके 120 रुपये बचते हैं। तो 6 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई, तो टोटल आपके पास कितने हैं, 50 यूनिट माना था, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 रुपये। तो ये हो गया आपके पास आंसर इसका। ठीक है, तो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, 1000 रुपये थे। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से इस टाइप का सवाल पहले भी शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, जो MTS का सवाल था ना, MTS की शिफ्ट थी, उसमें भी पूछा गया सवाल था, ये इसी टाइप का सवाल पूछा गया था। m x की पावर m माइनस n x की पावर n है, वो आपको 0 दे रखा है। पूछा है कि x की पावर n के पदों में आपको इसका वैल्यू बताना है। तो मुझे बताइए यहाँ से जब जहाँ पे भी x की पावर m है, x की पावर m को हम क्या पुट कर देंगे, x की पावर n के टर्म्स में पुट कर देंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 x की पावर m। देखो x की पावर n को क्या लिखूंगा, ये तो इक्वल हो जाएगा उधर जाते ही, और m है वो नीचे चला जाएगा। तो x की पावर n की जगह क्या लिख दूँ मैं, n/m x की पावर n। ठीक है, तो x की पावर n तो देखो यहाँ से कॉमन ही आ गया कि बाहर, या पहले एक बार लिख दो आप। ठीक है, x की पावर n प्लस x की पावर n प्लस 1 यहाँ से x की पावर m को फिर से क्या लिख सकता हूँ मैं, n/m x की पावर n माइनस x की पावर n लिख सकता हूँ क्या। यहाँ से सभी से देखो x की पावर n तो बाहर कॉमन आ रहा है, तो मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ x की पावर n को। ये बन गया यहाँ से n प्लस m, और नीचे जो m आएगा वो ऊपर चला जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा, n माइनस m डिवाइडेड बाई m होगा तो ऊपर चला जाएगा m। क्लियर है, यहाँ से देखो m है, ये भी कॉमन आ गया आपके पास बाहर। तो आपके पास जो इक्वेशन बन गई ये बन गई, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, n माइनस m प्लस यहाँ पे ऊपर बनेगा n प्लस m डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बनेगा क्या। m से m कट जाएगा, यहाँ पे 2n आ गया, तो सोल्व करेंगे यहाँ पे बाहर तो कितना है, m/x की पावर n है, तो कितना बन जाएगा यहाँ से 2mn डिवाइडेड बाई x की पावर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है, 2mn/x की पावर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से आपसे बोला है कि संख्या में से क्या घटाना चाहिए आपको कि ये 13 से डिविजिबल हो जाए, यानी इसका रिमाइंडर निकालो ना आप। तो इसका रिमाइंडर वही घटाना पड़ेगा। तो देखो 24 68 37 है, तो 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा वो निकालो। 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 11 बचेगा। 13 × 104 13 नाम 170 12 बचेगा यहाँ से। 13 × 117 यहाँ से फिर 11 बचेगा। फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे 13 × 104 यानी 9 बचेगा। तो तेरे साथ 91 में 6 रिमाइंडर बच गया, तो वो 6 रिमाइंडर यहाँ से क्या कर दो, हटा दो। तो 6 घटाएंगे तभी क्या होगा, इससे 13 से डिविजिबल होगा। तो ये तो सिंपल सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से एक PQR है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें PQ और PR है, वो दोनों क्या है, 2A यूनिट है। QR की वैल्यू आपको दे रखी है A है, और PX है वो QR पर परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछा है PX की लेंथ। तो आपको समझ में आ गया कि जैसे पढ़ते हुए डायग्राम तो वैसे बनाने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। PQR है, तो आपको ये सब चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। देखो PQR है, बोल दिया कि PQ और PR है वो दोनों क्या है, 2A और 2A है। इसके सामने वाली साइड पे PX है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये वाली साइड कितनी है, A है, QR।
आपसे पूछा है इस पी एक्स की लेंथ पूछी है, तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो यही तो मीडियन होगी, यही एंगल बाइसेक्टर होगी, यही एल्टीट्यूड होगी। तो जब मीडियन होगी तो क्या होगी, दोनों बराबर पार्ट में डिवाइड होगी। तो ये ए है, तो ये वाली साइड क्या होगी, a/2 होगी। तो मुझे बताइए यहाँ से ये वाली साइड निकाल सकते हो क्या आप, ये वाली, तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर तो 4a² माइनस बेस का स्क्वायर करोगे तो a²/4 और इसका रूट कर दोगे तो आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। सोल्व कर देंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ से 4 चौक 16, 16 माइनस 1 यानी √15 बनेगा डिवाइडेड बाई 2 और a तो है वो बाहर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका √15a डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से पाई चार्ट से पूछा गया है। अब देखो इसमें तो कुछ डाटा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको बता देता हूँ क्या करना है इसमें। पाई चार्ट की श्रेणी में बी के लिए आपको बताना है कि केंद्रीय कोण क्या होगा, इसका कोणीय मान आपसे पूछा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखो ये सब परसेंटेज में दे रखा है, देखो परसेंटेज में दे रखा है। अब डाटा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्या दे रखा है, अब ये पता है कि बी का मान, देखो यहाँ पे बी कितना है, अब ये देखो कुछ भी मान लो, यहाँ पे मुझे नहीं पता कितना लिखा हुआ है, मैं मान लेता हूँ 15% है। तो इसका पूछा है कि इसका सेंट्रल जो एंगल होगा यहाँ पे, ठीक है, केंद्रीय कोण होगा वो क्या होगा। अब ये सब परसेंटेज में दे रखा है, तो आपको करना क्या है कि टोटल, देखो केंद्रीय एंगल में पूछा नहीं, यहाँ से डिग्री में पूछा है, तो 360 डिग्री है ना, ये किसकी वैल्यू होगी, इन टोटल की। तो आप इन सभी को जोड़ोगे, जितने परसेंट है ना यहाँ से, ये सभी को जोड़ दोगे आप, तो जितनी भी टोटल आएगी ना, ये टोटल यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 360। अब जिसकी वैल्यू पूछा है ना उससे गुना कर देंगे। तो यहाँ से बी का पूछा है, तो जैसे 15% है तो 15% से गुना कर देंगे, जो आएगा आंसर वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ये कंसेप्ट लगाना है। बाकी यहाँ पे तो कुछ डाटा दे रखा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, पीडीएफ में भी दिखाई नहीं दे रहा था और यहाँ पे भी मिस है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से एलजेब्रा का सवाल है कि 5x² + 7x + 5 = 0 है। क्या मैं इसे इस तरीके से कन्वर्ट कर दूँ, क्या इससे डिवाइड कर दूँ मैं 5 से सभी को। तो यहाँ से जैसे 5 अक्स से डिवाइड करूँगा तो क्या बनेगा, यहाँ से x + 1/x = ये माइनस मैं उधर भेज देता हूँ 7x को, तो यहाँ से x तो कट जाएगा और डिवाइडेड बाई 5 आएगा, तो उधर जाके क्या बनेगा, -7/5 बनेगा। तो आपके पास आ गया x + 1/x -7/5 है। तो क्या आप यहाँ से ये निकाल सकते हो क्या, x³ + 1/x³, ये क्या होगा, k³ - 3k यानी -7/5 का होल क्यूब -3 × -7/5। अब देखो -7/5 तो कॉमन आ रहा है, तो मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, -7/5 ये बन जाएगा 49/25 -3, ये बन गया। सोल्व करेंगे 25 या 75 है, तो यहाँ से 26 डिवाइडेड बाई 25 आ गया, जो कि माइनस का आएगा और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटू 7/5। इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 7 × 42 और यहाँ से 4, 7 × 14 और 4 18 डिवाइडेड बाई 25 × 5 = 125। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 182 डिवाइडेड बाई 125। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से यदि एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्षों के लिए 23,000 रुपये तथा सी को 4 वर्षों के लिए 19,000 रुपये के लिए समान रेट से साधारण ब्याज पे उधार दिया, उसको टोटल इतने रुपए का ब्याज मिलता है। आपको बताना है कि उसकी रेट कितनी है। तो मैं मान लेता हूँ कि 8% है, कि वो 8% पे देता है, दोनों को इक्वली देता है। तो 3 साल के लिए 23,000 रुपये पर 8% की रेट से कितना ब्याज मिलेगा उसको, 23 × 69 तो 690 रुपये मिलेगा क्या उसको ब्याज, प्लस क्योंकि परसेंटेज से तो 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ से। इसी तरीके से यहाँ से 4 सालों के लिए आर रेट से 19,000 का ब्याज कितना होगा, 19 चौक 76, तो यहाँ से 760 रुपये मिलेंगे क्या, ये इतना रुपये ब्याज मिलेगा। और ये टोटल आपको दे रखा है 3625 रुपये। सोल्व कर दीजिए, यहाँ से कितना बन जाएगा, देखो इसको 10 उधर दे दो, 700 बन जाएगा, 7 7 1450 हो गया क्या, यानी आर की वैल्यू कितनी हो गई, 1450 इंटू आर होगी, तो 3625 डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो गया, 7 7 14 और 1450। बस इसको सोल्व करना है। देखो कितनी बार ये एक बार चला जाएगा 1450 और बचेगा कितना यहाँ से, तो यहाँ से देखो 14 दूना 28 तो 2900 बनेगा और यहाँ से 725 बनेगा, जो कि इसका आधा ही है, यानी कितना हो जाएगा 2.5% हो जाएगा क्या डायरेक्ट। बाकी आप इसको कैलकुलेशन 25 से डिवाइड करोगे तब भी ये हो जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट ही कट रहा है ना कि 14 दूना 28 और फिर इसका आधा ही है, तो कितना बनेगा 2.5% होगा। ये देखो ये अच्छा सवाल है, बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है। दिख तो बहुत इजी रहा है कि आपको क्या बताना है, इसका वॉल्यूम में तो बताना है, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है कि 2/3 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे 6.3 है, तो 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। अब फॉर्मूला तो आपको पता है कि 2/3 पाई आर क्यूब होता है, बस यही तो फाइंड करना है। लेकिन ये फाइंड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड दे रखी है यहाँ पे। अब देखो जैसे इसको सोल्व करोगे ना तो कट रहा है ये,
जितना कुछ कटेगा वो तो देखो हम काट देते हैं, यहाँ से 7 तिया 21 है, 21 से काट देते हैं 3 बार, तो 21 तिया 63, और यहाँ पे जो पॉइंट है ना इस सबको हटा देता हूँ मैं, तो नीचे बन गया ये 1000। क्लियर है? अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है सारा का सारा, तो देखो यहाँ से अब 2 और यहाँ से 2 और कॉमन है, तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, ये तो 11 बन जाएगा, और 4 से और काट देता हूँ तो ये बन जाएगा 25 और ये 0। अब इसको गुणा करना पड़ेगा, देखो 11 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63। अब इसको तो सोल्व करना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे इसका तो कोई तरीका भी नहीं है। और जो ऑप्शन है यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं लगा सकते कि हम यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक कर ले या डिविजिबिलिटी रूल लगा दी, क्योंकि ये अधूरा आंसर, ये अप्रोक्सीमेशन में है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है आपके पास। तो इसको कंप्लीट सोल्व करना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, अब क्या कर देंगे, देखो 63 है ना, 63 का स्क्वायर निकालना है। तो देखो स्क्वायर तो निकालना आता होगा, नहीं आता किसी स्टूडेंट को तो सीख लो। देखो सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे 9, फिर 6 और 3 को गुना कर दो 18, और फिर 18 का डबल करना है, कितना आएगा 36, 36 का 6 हासिल चली जाएगी 3, और फिर जो लास्ट में बचा उसका स्क्वायर करो 6 का 36 और कैरी जोड़ दो, यहाँ से कितना बन जाएगा 39। तो ये आपके पास आ गया 39 69। तो ये 63 इंटू 63 हो गया। अब इसको 3 और 11 से और गुना करना है, तो सबसे पहले मैं 3 से गुना कर देता हूँ, तो 7 या 21, सॉरी 9 या 27, 2 चला जाएगा, 6 या 18 और 2 20, 2 9 या 27, 27 और 2 29, 2 यहाँ से 2 चला जाएगा, 3 या 9 10 11। अब 11 से गुना करना है ना, तो इसकी ट्रिक देखो, यहाँ से सबसे पहले ये 7 का 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जोड़ते चलना है, तो 7 0 और 9 9, 9 और 1 10 का 0 1, यहाँ से 1 और 1 2, और एक कैरी चला जाएगा तो 3 और 1 का 1, ये बन गया। तो आपके पास ऊपर बन गया 13,977 डिवाइडेड बाई 250 है ना, तो मैं क्या कर दूँ, ऊपर नीचे 4 से गुना कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 1000 बन जाएगा नीचे। तो ठीक है, तो 1000 बनेगा, तो ये पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, और 4 से गुना कर दो इसको, तो 13 चौक 52 है। देखो कितना आ जाएगा, ये 520 से प्लस आएगा, थोड़ा सा 520 से, और यहाँ से 4 और एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखो यहाँ पे 9 है ना, तो 4 से थोड़ा सा कम और ऐड होगा, तो 9 520 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 572 है तो वैसे नहीं होगा, ये 600 है, ये 300 है, वो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि 130 इंटू 4 करना है, तो 520 के आसपास आएगा इसका आंसर। अब देखो ये सवाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट मैंने बहुत बार इसको बताया भी है कि ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस टाइप के सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसका कंसेप्ट मैं पहले ही लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, इससे पहले की क्लास में भी मैंने बताया है इस टाइप का सवाल, और इस टाइप का जो कंसेप्ट लगता है वो तरीका। यहाँ पे मैं डायरेक्ट बताऊँगा, अगर कोई नया स्टूडेंट हो वो पहले इन 2 वीडियोज़ को देख लेना, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे पेरीमीटर आपको दे रहे, ये तो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर दे रखे हैं, और इनका पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर का रेशियो है वो उनकी साइड के संगत के रेशियो में बराबर होता है। तो DEF का पेरीमीटर आपको दे रखा है 25, पूछा क्या है, इसका पेरीमीटर है, तो मैं मान लेता हूँ अक्स है, इसकी संगत भुजाओं के अनुपात में होगा, तो 25 DEF का क्या है पेरीमीटर है, तो DEF की साइड कौन सी है, आपको 6.5 दे रखी है, डिवाइडेड बाई ABC का पेरीमीटर पूछा है, तो ABC की साइड कौन सी है 9.1 है। सोल्व करेंगे, यहाँ से 13 से डिवाइड कर दीजिए 13.65, और यहाँ से 13 7 91, 5 से काटेंगे 25 और 5 7 35, तो अक्स का मान कितना आ गया आपके पास 35 आ गया। टाइम एंड वर्क का सवाल देखो, यहाँ से एक मेन है और 4 वोमेन है, कार्य को 65/4 दिनों में कंप्लीट कर सकती है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं क्या कि एक मेन है, ये इनकी एफिशिएंसी है, एक मेन और 4 वोमेन ये मिलकर इस काम को कितने दिनों में 65/4 दिनों में कंप्लीट कर सकती है। तो ये टोटल वर्क हो गया। इसी चीज़ को इसने क्या बोल दिया कि 3 मेन है और 4 वोमेन है, वो इसी काम को कितने दिन में 13/2 दिन में कंप्लीट कर देती है। तो ये भी क्या है टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क है तो दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ और इनकी एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ क्या मेन और वुमेन की यहाँ से। तो जैसे मैं यहाँ सोल्व करूँगा तो देखो कितना बन जाएगा, यहाँ से 13 से डिवाइड कर दीजिए तो 13.65 5/2 बनेगा कि यहाँ से सोल्व करेंगे इतना बन जाएगा। देखो 5 मेन प्लस 5 और 20 वुमेन इज इक्वल टू यहाँ से 6 मेन प्लस 8 वुमेन, ये बनने वाला है। तो यहाँ से 5 मेन उधर चला गया तो ये मेन बन गया और यहाँ से सोल्व करेंगे तो 12 वुमेन हो गया। तो मेन और वुमेन की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, ये 12:1 आ गई क्या, ये इतनी एफिशिएंसी आ गई। यानी मेन की एफिशिएंसी 12 है तो वुमेन की कितनी है 1 है। यानी मतलब क्या हो गया, एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि एक दिन में वो 12 यूनिट का काम करेगा आदमी और एक दिन में 1 यूनिट का काम करेगी वुमेन। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ से भी निकाल सकते हैं पर टोटल वर्क और यहाँ से भी टोटल वर्क निकाल सकते हो, कहीं से भी निकालो। जैसे मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेता हूँ तो 12 36 36 और 4 40 40 इंटू 13/2 क्या हो जाएगा इसका
टोटल वर्क आ गया। अब इस वर्क को किससे करवाना है, ये 13 वुमेन इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी ये पूछा है। तो टोटल वर्क आपके पास पता है, वुमेन की एफिशिएंसी आपको पता है 1 है, तो 13 वुमेन चाहिए, तो 13 की एफिशिएंसी से इतने कितने दिनों में काम करेंगे यहाँ से, तो 20 दिन आ गया क्या आपके पास। तो इस काम को करने में जो 13 वुमेन है वो कितना टाइम लेगी, 20 दिन का टाइम लेगी। तो आपको टोटल वर्क चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए, तब आपके पास आपसे कुछ भी सवाल पूछ लिया जाए टाइम एंड वर्क में, आप इजीली दे सकते हो। दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पे टोटल वर्क और दूसरी है एफिशिएंसी। ठीक है, आपको एफिशिएंसी चाहिए और टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी आ गई, फिर आपसे किसी भी व्यक्ति की या किसी भी महिला की पूछ लिया जाए, यहाँ से आप बता सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से आपसे बोला है कि S5 द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या है S1 द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या का कितना परसेंट है। S5 है वो S1 का कितना परसेंट है, देखो डबल है क्या, तो डबल है तो 200% हो गया क्या आंसर। कोस स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ से मैंने बताया था, जब भी फॉर्मूला यहाँ पे बताया था, मैंने एक बार फॉर्मूला बताए थे, जितने भी कोस 2 थीटा के, साइन 2 थीटा के, टेन 2 थीटा के फॉर्मूले यहाँ पे बताए थे। तो यहाँ से अगर आपको पता है कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था, तब क्या बताया था कि 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, या इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम केवल ये यूज करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से कोस स्क्वायर 15 बोला है ना, तो थीटा की वैल्यू आपको 15 डिग्री दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू 15 डिग्री दे रखा है, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री हो जाएगी। तो कोस 30 का मान आपको पता है √3/2 होता है, और यहाँ से +1 कर दोगे, /2 कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर 15 आ जाएगा क्या यहाँ से। तो सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, √3 + 2 / 4 बनेगा, √3 + 2 / 4 बनेगा, ये होगा इसका आंसर। अब देखो बहुत ही अच्छा सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस का। पूछा क्या है, देखो आपसे बोला है कि एक बिंदु S से एक ट्रेन है वो 6:30 बजे K की ओर चलना प्रारंभ करती है 90 km/h की स्पीड से। दूसरी है एक अन्य रेलगाड़ी है जो 7:30 बजे K से बिंदु H की ओर 72 km/h की स्पीड से आरंभ करती है। यानी इस तरीके से ये H पॉइंट है और ये मान लीजिए यहाँ पे K पॉइंट है। क्लियर है। यहाँ से एक रेलगाड़ी है वो कितनी बजे चलती है, वो 6:30 पे चलती है, और कितने की स्पीड से चलती है, 90 km/h की स्पीड से। दूसरी रेलगाड़ी है वो कैसे स्टार्ट करती है और H की ओर चलती है कितने km/h से, 72 km/h की स्पीड से। क्लियर है। और कितनी बजे स्टार्ट करती है, वो 7:30 से। अब इसमें आगे बोला है कि वो J पर, यहाँ पे किसी पॉइंट J पर, तो J पॉइंट पे मिलती है कितनी बजे, वो 11:30 पे। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है HJ और KG का मान क्या होगा, यानी टोटल डिस्टेंस आपको बतानी है H और K के बीच में, K निकालना है। यहाँ से इनके बीच में रेशियो पूछा है, ठीक है, या तो आप टोटल डिस्टेंस निकाल लो तो वहीं से आपके पास रेशियो आएगी, यानी डिस्टेंस निकालना मेनली आपको, तो फिर रेशियो आगे पूछा है तो रेशियो निकाल देंगे अपन। तो पहला काम हमारे पास क्या है कि इनके बीच की क्या निकालनी है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, यहाँ से पहले तो देखो टाइम इक्वल करो, ये 6:30 बजे स्टार्ट कर रहा है, ये 7:30 बजे, तो मुझे बताओ जब इक्वल होगा ये 7:30 बजे यहाँ कुछ पहुँचेगा, तब 7:30 बजे यहाँ पे जब H पहुँचेगा, ये H वाली ट्रेन है यहाँ पे पहुँचेगी, तो मुझे बताइए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी 1 घंटे में। इसकी स्पीड 90 km/h है, तो 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रही है, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई उसकी, 90 किलोमीटर। तो ये अभी क्या 7:30 बजे यहाँ पे पहुँच गई, 7:30 बजे यहाँ से चल रही है, ये 7:30 बजे से यहाँ से चल रही है, तो दोनों का टाइम इक्वल हो गया, यानी टाइम कांस्टेंट हो गया क्या। तो जब टाइम कांस्टेंट हो गया, जब 11:30 बजे मिलेगी, तो मुझे बताइए यहाँ से जितना टाइम लगेगा उसको यहाँ पहुँचने में, उतना ही टाइम K को यहाँ पे J पहुँचने में लगेगा, ये सेम टाइम लगेगा। क्लियर है। जितना टाइम K को J तक पहुँचने में लगेगा उतना ही टाइम यहाँ पे लगेगा H को J तक पहुँचने में। तो मुझे बताइए 7:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक कितना टाइम हो गया, यहाँ से 4 घंटे हो गए क्या। तो 4 घंटे तो इसको लगेगा और 4 घंटे ही इसको लगेगा, तो 4 घंटे बाद में यहाँ पे पहुँच जाएगा और ये 4 घंटे बाद में यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो दोनों J पर मिलेंगे। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या कि देखो 4 घंटे में 90 km/h की स्पीड से ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो ये 36 यानी 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। इसी तरीके से 72 km/h की स्पीड से 4 घंटे में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा यहाँ से, तो 72 × 4 कर दो कि यहाँ से
अब आपको तो रेशियो ही तो निकालना है इनके बीच में। तो देखो 360 प्लस 90, ये वाली डिस्टेंस पूछा एच जे, ना कि यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल पूछा है। तो 90 प्लस 360 करना पड़ेगा यानी 450, और इसका रेशियो निकालना है किससे, 72 इंटू 4 से, ये रेशियो निकालना है। तो बस सिंपली सोल्व कर लो यहाँ से। तो कितना देखो 9 इंटू 72 और 9 पंजे 45, 9 से डिवाइड कर दिया, यहाँ से 4 से 2 से और काट दीजिए 2, और यहाँ से 25। तो रेशियो आपके पास कितना आ गया, 25:16 आ गया क्या, और यही आपसे पूछा था। तो ये इसका आंसर हो गया। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी सवाल है। इस टाइप का अगर एग्जाम में आता है तो सबसे पहले तो आप देखते ही इन क्वेश्चन को छोड़ दो, फिर आपको लास्ट में जब टाइम बचेगा तब इनको करना है आराम से। जब भी नया क्वेश्चन मिले ना, एकदम से आप अटेम्प्ट मत करना, शुरू में ही अटेम्प्ट मत करना। जब देखते ही आपको पता चल गया कि नया क्वेश्चन है तो फिर उसको छोड़ दो और लास्ट के लिए बचा के रखो, टाइम बचा के रखोगे। और जैसे आपके पास टाइम बच जाएगा, जैसे 5 मिनट 6 मिनट आपके पास बच जाएगा, और क्वेश्चन है आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन बचेंगे जो नहीं हो पाएंगे या इस तरीके से नए क्वेश्चन आएंगे, तो बस उन्हीं सवालों को आपको करना है इन 5 से 6 मिनट में। तो आपको बेसिक तरीके से भी करोगे तब भी आपके पास ये सवाल है 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। अगर आप शुरू में करोगे तो आप जल्दीबाजी में इसी क्वेश्चन को गलत करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, फिर छोड़ोगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो फिर आपका पेपर है वो 25 क्वेश्चन टाइम पे सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो जब भी नया सवाल आ जाए या कहीं अटक जाओ तो उस क्वेश्चन को हाथों हाथ आप छोड़ दो, आगे जब आपके पास टाइम बचेगा तब उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। शुरू के पहले राउंड में आपको वही क्वेश्चन करना है जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आते हैं, माइंडली आप कर सकते हो या बिना पेन लगाए कर सको, और सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर सको, वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। बाकी के जो नेक्स्ट सवाल हैं, जो थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल हो गए, थोड़े से एडवांस सवाल हो गए, नए क्वेश्चन हो गए, उनको एक बार छोड़ दो आप, ठीक है। और लास्ट में जैसे आपके पास 5 से 10 मिनट बचेंगे उन टाइम में आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से आपसे बोला है कि रेस में 4 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य हैं वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको तय करनी है। यदि कुल 30 मिनट का समय लगता है, अब वो एक के बाद एक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि डिस्टेंस है तो पहले 5 किलोमीटर तय करेगा पहला कैंडिडेट, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो इस तरीके से टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इन 4 मेंबर्स की, यहाँ से 20 किलोमीटर हो गई क्या। तो यहाँ से एक के बाद एक कर रहे हैं तो पहला 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर उसके बाद में दूसरा 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इस तरीके से टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो, 20 किलोमीटर। तो टोटल 4 मेंबर्स हैं वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे कितने टाइम में, 30 मिनट में, यानी आधे घंटे में क्या, तो 1/2। तो यहाँ से इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर हो रह गई, आ गई क्या यहाँ से। तो ये हो गया इसका आंसर। तो देखो जब भी आपके पास इस टाइप का सवाल आए ना तो आपको बस केवल क्वेश्चन को समझना होता है। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो फिर आंसर आने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या टाइम लगाना है, यहाँ पे 4 से 5 मिनट, यहाँ पे 4 से 5 सेकंड लगने वाला है इसमें, कि 5 है 5 चौक 20, 20 डिवाइडेड बाई 1/2 करना है, 40 आ गया, डायरेक्ट दिखते ही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, 2015 से 16 की तुलना में 15-16 की तुलना में 2016-17 के दौरान उसके इंपोर्ट में कितने % इंक्रीज हुआ। तो देखो यहाँ से 2015-16, 2016-17 में इंपोर्ट का है यहाँ पे ये वाला। तो 738 से कितना हो गया, यहाँ से 1200 हो गया क्या, 738 से 1200 हो गया। तो क्या यहाँ से कितना डिफरेंस हो गया, या तो आप यहाँ से रेशियो निकाल दो कि 738 से कितना होगा 1200, ये हो गया ना। तो देखो जो कट रहा है उसको काट दो एक बार, तो यह तो 2 से ही कटेगा यहाँ से, तो 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 ये बनेगा। और यहाँ से ये 600 बनेगा। ये 3 से भी कट रहा है क्या यहाँ से, तो 3 से काट दीजिए, यहाँ से 1 2 और 3 बनेगा, और यहाँ से 3 से काटेंगे तो 200 बनेगा। तो मुझे बताइए कितना इंक्रीज हो गया यहाँ से 77 इंक्रीज हो गया कितने पर हो गया 123 पे, इंटू 100 करोगे, क्लियर है, यही होगा। अब देखो इसको सोल्व करना है, 77 डिवाइडेड बाई 123 इंटू 100, 3 2 5 और 6। अब देखो किसी से भी नहीं कट रहा है, तो अब इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, 77 डिवाइडेड बाई 123 है ना, तो लास्ट वाले डिजिट को तो काट दो आप यहाँ से, ठीक है। ये तरीका बता रहा हूँ शॉर्ट में कैलकुलेशन करने का। तो इसको तो काट दो, 12 से डिवाइड करोगे तो 12 पंजे 60 और 12 6 गाड़ी 72, ये 6 बार चला गया तो 72 हो गया, बचा कितना 5, ये 5 हो गया ना, तो ये पॉइंट लग गया, तो ये कितना हो जाएगा 50। अब देखो इस 50 में आपको 12 से भाग नहीं देना, क्या करना है 6 को पहले 3 से गुना करो तो 12, और इस 50 में से 12 घटाओ, तो 50 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 38 बचेगा क्या। अब इस 38 को डिवाइड करना है 12 से, तो 12 36, यहाँ से देखो 36 बन रहा है वैसे तो, लेकिन फिर जो बचेगा ना उसमें से फिर घटाना पड़ेगा आपको। तो 12 36 करोगे अगर आप तो 2 बचेगा यहाँ से, और जो 2 बचेगा तो यानी 20 बचेगा, 20 में से आपको देखो यहाँ से 2 बचेगा ना, फिर 2 में से घटाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से 3 इंटू 3 माइनस करना पड़ेगा, तो 9 घटाना पड़ेगा जो कि नहीं घट रहा है यहाँ से। तो फिर क्या करोगे यहाँ से
तो कम वाला लोगे, यानी 12 दूना 24 लोगे आप, ठीक है। 24 लोगे तो कितना बचेगा यहाँ से, 14 बचेगा क्या। अब इस 14 में से क्या करोगे आप, 3 दूनी 6 घटा दोगे तो कितना बचेगा यहाँ से, 8 बचेगा क्या यहाँ से, ठीक है। तो देखो कि लगभग कितना आएगा, यहाँ से 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 62 पॉइंट ही हो जाएगा क्या लगभग। किसका आंसर आ रहा है, ये बी ऑप्शन बन रहा है, यहाँ से यही बनेगा, ठीक है। 0 पॉइंट यहाँ पे 0.62 इस तरीके से बनेगा, 100 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ से 62 पॉइंट समथिंग आने वाला है। क्लियर है, क्योंकि देखो यहाँ से 12 गाड़ी 72 एक बार और चला जाएगा तो यहाँ से बनेगा 0.626 बनेगा। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन तो आपको करनी ही होगी, कैलकुलेटिव, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है सवाल, ठीक है। क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लग रही है, क्योंकि 77 डिवाइडेड बाई 123 है, तो किससे सोल्व करोगे आप, कौन सा अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, तो इसको तो सोल्व करना ही पड़ेगा आपको। लास्ट सवाल देखो यहाँ से, रोहन ने 55,000 रुपये का सामान है वो अंकित को है वो 15% के डिस्काउंट पे बेचा है, तो बताइए कि अंकित ने रोहन को कितने रुपए पैसे दिए। तो यहाँ पे 55,000 रुपये हैं मार्क प्राइस, और इस 55,000 रुपये 15% का डिस्काउंट देता है, तो 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/20, यानी 20 रुपये की चीज़ को वो कितने रुपए में देगा, 17 रुपये में देगा, तो इतने रुपए का मिलेगा उसको। तो इतने रुपए पे करने पड़ेंगे अंकित को। यहाँ से सोल्व कर दो, देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20×5 100 बनेगा, तो सोल्व कर दो, यहाँ से 55 25 और यहाँ से 55 25 और 2 27 इंटू 17 से गुना कर दोगे आप, तो यहाँ से कितना बनेगा, 17 51 17×85 और यहाँ से 8, 17 × 102 17 7 119 बनेगा, 119 और यहाँ से कितना बन जाएगा, 127 बनेगा, यहाँ से 12 बन गया, 17 दूना 34 35 36 और यहाँ से कितना बन गया, 46 बन गया, ये 0 का 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 46,750, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ठीक है, आज के ये जो ठीक है अभी 24 सवाल है, एक लास्ट सवाल और बच गया आपके पास, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज मार्क प्राइस ऑफ द ऑल आर्टिकल्स आपका पूछा है, इसका एवरेज पूछा है, देखो यहाँ से तो जोड़ दो ना टोटल का, सभी का यहाँ से मार्क प्राइस का पूछा है, तो कितना बच जाएगा, 11 7 18 18 9 27 27 और 6 33 4 37 37 और 5 42 42 और कितना 10 52, तो यहाँ से कितना बन गया 5200 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं यहाँ पे 3 और 3 6 और 1 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, 3 बचेगा 7 चौक 28, 2 बचेगा 7 दूनी 14, तो कितना बनेगा 742 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, तो ये टोटल 25 सवाल थे, जो बिल्कुल मैंने आपको एग्जाम वाले तरीके से बताया कैसे आपको शॉर्ट में करना है, ठीक है। कम से कम आपको पेन लगाना है, जितना आप कम पेन लगाओगे उतना ही आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन को नहीं करना है, जितना हो सके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है, तभी आपका टाइम बचेगा, क्योंकि 25 सवाल हैं। अब इस 25 सवाल को आपको 13 से 15 मिनट में करने हैं, तो आपको फिर कैलकुलेशन आपको कम करनी होगी, बेसिक कम लगाना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तभी आपके ये 13 से 15 मिनट में हो पाएंगे। क्लियर है, आई होप आपको ये सारे के सारे सवाल हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और एक आप जितने भी जो क्लासेस हो चुकी है ना, इनको कंप्लीट देखा करो। अगर आप कंप्लीट नहीं देखोगे ना, फिर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए कुछ जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, अगर इन 20 से जब तक देखो एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक ये सीरीज चलने वाली है, ठीक है, अभी आपके पास 1 महीना और है, तो यानी 30 दिन है, 20 क्लासेस हो चुकी है, तो लगभग ये 40 से 50 क्लासेस हो जाएगी, ठीक है। 40 से 50 क्लासेस होने का मतलब एक क्लास में आप 25 क्वेश्चन कर रहे हो, यानी आप 1000 क्वेश्चन कर लोगे यहाँ से। तो यहाँ से आप कितना क्वेश्चन कर लोगे, 1000 क्वेश्चन कर लोगे। तो जब 1000 क्वेश्चन कर लोगे ना यहाँ पे प्रैक्टिस, तो आपके सारे के सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे। जितने भी सवाल है ना यहाँ पे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी स्पीड बन जाएगी आपकी कि आप एग्जाम में इन 25 सवालों को 13 से 14 मिनट में कर पाओगे आप इजीली। और वही तरीका आपको यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। आप चाहिए तो आप इन 20 वीडियोज़ को आप देख लो, कंप्लीट देख लो, और फिर मॉक टेस्ट देना, आपकी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। सारे के सारे जितने भी लेक्चर हुए हैं वो सभी के सभी आपको 25 के 25 सवाल आपको कंप्लीट देखने हैं। कैसे करना है, बस आपको कंप्लीट देखना ही है एक बार। बाकी जो प्रैक्टिस होगी वो आप अपने रफ कॉपी में करते रहो, अपने जो सोल्व कर रहे हो वो क्वेश्चन करना ही है, और साथ में मॉक टेस्ट देते रहो, ठीक है। हर दूसरे तीसरे दिन आप मॉक टेस्ट देते रहो, ताकि आपकी स्पीड बनती रहे। क्योंकि स्पीड मायने रखे कि आपको कितना भी नॉलेज आए, यहाँ पे कितनी भी चीज़ें आप सीख लो, कितने अभी आप क्वेश्चन कर लो, अगर आपकी स्पीड नहीं है तो फिर क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में कोई मतलब नहीं है आपका। क्योंकि स्पीड मायने रखे कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वहीं क्या होगा, वहाँ पे जीतेगा। क्लियर है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक नई शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।